चुनाव आपके सिर पर ही हैं, कुछ दिन बाद चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, लेकिन चुनाव अपनी जगह हैं, पर सरस्वती, आपने पढ़ाई की बात की, लक्ष्मी आपने धन की बात की, महिलाओं को लक्ष्मी भी मानते हैं, बुलडोजर यानी वास्तु पुरुष और यमराज, इनका सम्मिश्रण जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, जो भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म होंगे और जो भी सख्त कदम होंगे, उसको उठाने में कोई संकोच नहीं होगा। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ती है। महिलाओं को लेकर आपकी कई स्कीमें, मिशन शक्ति में तो हमें भी शामिल होने का मौका मिला हिंदुस्तान को। उन स्कीम्स के बाद गांवों में एक महिलाओं की स्थिति में कानून व्यवस्था और उनकी मदद की वजह से फ़र्क साफ साफ दिखता है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ काम उस क्षेत्र में बाकी है। देखिए, आधी आबादी को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उन्हें समायोजित करने का प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही मातृवंदना योजना और फिर अलग अलग सेक्टर में उन्हें समायोजित करते हुए नारी वंदन अधिनियम तक एक बड़ी रेखा देशवासियों के सामने खींची। उससे प्रेरित होकर के प्रदेश में भी हम लोगों ने बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक आर्थिक पैकेज उस बेटी को उपलब्ध करवाना हो, उसके एजुकेशन फ्री स्नातक तक की उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो, इसके लिए व्यवस्था। बेटी की शादी योग्य हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हम लोग प्रत्येक बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता उस सामूहिक विवाह योजना में उपलब्ध करवाते हैं। और बेटी की शादी होने के उपरांत भी अगर कोई बेटी नौकरी करना चाहती है तो उसके लिए कुछ जगहों पर हमने एक स्पेशल व्यवस्था की है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोग जब आए थे, महिलाओं की संख्या उसमें मात्र 10,000 की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 44,000 से अधिक है, यानी बड़ी संख्या में। उत्तर प्रदेश में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी बड़े कदम उठाए। आज एक व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से, यानी पुलिस में भर्ती, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी भर्ती के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में भी उनके रास्ते खोले गए। प्रदेश में वर्तमान में 90,000 महिला स्वयंसेवी समूह काम कर रहे हैं। इन महिला स्वयंसेवी समूह को कुछ कार्य मिले, इसके लिए यूपी के अंदर 2017 के पहले बाल विकास और महिला कल्याण की योजनाओं में कुपोषित महिलाओं के लिए जो रेसिपी तैयार होती थी उसमें माफिया हावी थे और बड़ी विडंबना थी। यूपी के अंदर वही शराब माफिया वही इनके लिए पौष्टिक आहार भेजता था जो उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की सप्लाई करता था। हम भौचक थे भाई ये देख करके। हमने सारा अभियान वहाँ से ले करके और इस महिला स्वयंसेवी समूह को दिया, इनके लिए HAR प्लांट स्थापित करवाए। आज ये अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा रहे हैं महिला उन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, जहाँ पर कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उन्हें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, ड्रोन दीदी का कार्यक्रम हो,
इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हुआ। हमने मिशन शक्ति के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है, जिसमें सभी 57,700 ग्राम पंचायतों में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती, ग्राम सचिवालय के साथ साथ उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा का माहौल वहाँ पे हर बेटी को मिल सके, इसके लिए जितनी भी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए या अन्य सामान्य जीवन में भी किसी व्यक्ति को सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई कॉल करनी हो, उन सबको इंटीग्रेट करते हुए इसके लिए व्यापक रूप से हम लोगों ने जागरूकता का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चलाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं इसके साथ जुड़ी हैं, सुरक्षा का एहसास कर रही हैं और प्रदेश के कार्यक्रमों को, केंद्र सरकार के से जुड़े हुए वेलफेयर के स्कीम को लाभ भी ले रही हैं और उसके माध्यम से समाज को भी लाभान्वित करने में अपना योगदान दे रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे देश से के किसी भी अन्य प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, ज़्यादा राजमार्ग हैं, ज़्यादा मेट्रो हैं और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन अभी भी अर्बनाइजेशन और ढांचा सुधार को लेकर बहुत मांग उठती है। इसको लेकर आपकी कोई योजना है? क्योंकि आपका सपना है विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का, वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यह भी विकास की पहली शर्तों में है। और आपने देखा होगा, हमने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी के अंदर आप देखेंगे तो 2017 तक 16-17 तक एक्सप्रेस वे में यूपी की कहीं गिनती नहीं होती थी। हमारी 1.5 एक्सप्रेस वे थी हमारे पास। और आज मैं 1.5 एक्सप्रेस वे, 1.5 से क्या मतलब है? 1.5 एक्सप्रेस वे इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक आगरा यमुना एक्सप्रेस वे थी जी, और दूसरा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे आधा बनी हुई थी, तो ये 1.5 एक्सप्रेस वे है। मैंने सुना कि आपने तो लखनऊ एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए पहले उसे खुदवाया कई जगह से, फिर बनी हो। उस एक्सप्रेस वे के लिए हमने पैसा दिया, हमने तब उसको कंप्लीट किया। आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55% है। 17 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट संचालित थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से संचालित थे, गोरखपुर और आगरा। आज हमारे पास 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और अभी हम देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को अगले 2 महीनों के अंदर उद्घाटन करने जा रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अधिक मेट्रो का संचालन यूपी के अंदर हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में यूपी के अंदर हो रही है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के अंदर हर जिले को और यूपी के हर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हमने 4 लेन और 6 लेन के साथ जोड़ा हुआ है। यूपी के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ हम कनेक्टिविटी दे चुके हैं। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो तीसरा सेक्टर है वो अर्बनाइजेशन भी है। हमने हाउसिंग के जो रूल्स थे उसमें काफ़ी रिफॉर्म किया है। FAR में हमने छूट दी है, नए आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सस्ते में लोगों को घर मिल सके, इसके बारे में रिफॉर्म किए हैं। बिल्डर और बायर्स की समस्या का समाधान किया है। हम लोग जब आए थे, अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में
3.5 लाख बायर्स ऐसे थे जिनके आवास के पैसे दशकों से बिल्डर के पास जमा थे, लेकिन बिल्डर पैसा लेके दबाया हुआ था। बाद में हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की। पहले वर्ष में हम लोगों ने 1.25 लाख लोगों को उनके आवास उपलब्ध करवाए। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ रही थी कि कोर्ट का इंटरवेंशन उसमें होने के नाते ये कार्रवाई रुक गई। बाद में माननीय न्यायालय ने फिर ऑर्डर किए। फिर हमने नीति आयोग के उस समय के एक पदाधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, फिर 0 पीरियड का लाभ दिया, उसमें भी रिफॉर्म किए, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अधिकतर बायर्स को उसके आवास उपलब्ध हो गए हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर जहां भी था, हमने समस्या दिया नहीं, समाधान की तरफ हमने फोकस किया। अर्बनाइजेशन के लिए नए हाउसिंग रूल्स दिए और सहज और सरल इसको बनाया गया, और ये तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। नई सिटीज़ का निर्माण हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे शहरीकरण हुआ है। हम लोग जब आए थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 22 से 23% अर्बनाइजेशन था, आज ये 36% तक पहुंचा है। मेरा मानना है कि अगले 3 वर्ष के अंदर हम इसे 40% तक ले जाने में सफल होंगे। इस दिशा में भी हम लोगों ने कार्य किया है। केवल अर्बनाइजेशन नहीं, वहाँ पे उनको बुनियादी सुविधाएं भी मिले, अच्छी सड़क मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले, अच्छी क्वालिटी पावर की सप्लाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छा 5-6 पार्क बने वहाँ पर, अन्य जो भी वहाँ की आवश्यकता है उस प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो। इस दिशा में भी सरकार ने बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए और उसके लाभ वहाँ पे प्राप्त हुए। विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है, उसका एक निश्चित साल रखा है। उस विकसित भारत में विकसित यूपी का कोई टारगेट आपने विकसित किया है, कोई टाइमलाइन विकसित की है? हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सन 2022 में पूरे देशवासियों के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि अभी हम देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों का हमारा विजन क्या है। 2047 जब देश अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए। उस विजन को लेकर के उन्होंने देश के सामने कुछ लक्ष्य रखे, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बने। 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। तो स्वाभाविक रूप से भारत के ये सभी जो लक्ष्य हैं, यह तभी अचीव किए जा सकते हैं जब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस प्रकार के विजन के साथ कार्य करे, और हमने प्रधानमंत्री जी के उस विजन को आत्मसात किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों ने इस पे 27 घंटे तक लगातार चर्चा करवाई, दिन रात विधानसभा चली हमारी। इस विधानसभा सत्र के दौरान हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने वहाँ अपने विचार रखे, अलग अलग सेक्टर के थे। हम लोगों ने पहले ही उनको इसके बारे में अवगत कराया था कि भाई हमें अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसमें जनप्रतिनिधियों के लिए भी और जनता जनार्दन से भी हम लोगों ने राय ली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक हैं, विधान परिषद में 100 विधान परिषद के सामान्य सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। हमें 98 लाख प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। हमने 12 सेक्टर उसके तैयार किए हैं, हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और लक्ष्य हमारा है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश 2047 तक $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में
अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा चुका है और उत्तर प्रदेश इसे अवश्य अचीव करेगा। हमारी जो पिछले 3 वर्षों की प्रगति है, वह प्रगति इस दिशा में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है और मेरा मानना है कि हम इसको अवश्य अचीव करके विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश।